हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे लोग। एक बार फिर इमरान सर के सामने आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। कई दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। फ्रेंड्स, आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने, करंट अफेयर्स का। एक्चुअली फ्रेंड्स, मैंने पॉलिटी का बैच स्टार्ट किया, वो आप लोगों ने देखा। उसके कुछ प्रेसिडेंट के मैंने वीडियो भी बनाए, वो जो यूट्यूब पे है उसको भी आप लोगों ने देखा। मेरा पॉलिटी का इंडिविजुअल बैच भी स्टार्ट हुआ है, उन लोग चीज़ आपको पता है, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। तो मैंने आज करंट अफेयर के लिए काम स्टार्ट किया इधर, क्योंकि अभी कई एग्जामिनेशन की डेट आ गई हैं, जैसे कि जेल वार्डन की सितंबर में डेट है, और भी एसएससी के कुछ एग्जामिनेशन है जिसकी डेट आ रही है। तो मुझे लगा कि करंट अफेयर को लेकर जल्दी से जल्दी आपके बीच आना चाहिए। लेकिन करंट अफेयर को जानने से पहले फ्रेंड्स, आज हमारा मकसद इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना है कि हम करंट अफेयर की सही रणनीति को समझ सकें कि करंट अफेयर्स का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे एग्जामिनेशन में, इसके पढ़ने की सही रणनीति क्या होनी चाहिए, इसका सिलेबस क्या होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। एक्चुअली होता क्या है प्रॉब्लम फ्रेंड्स, हम किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, उस एग्जामिनेशन में कभी कभी हमारे फेल होने की वजह ये बन जाती है कि हमारी स्ट्रेटजी सही नहीं होती है। हम किसी भी युद्ध में उतरने से पहले अगर हम एक बेहतर रणनीति बनाते हैं तो हमारे लिए जीत बहुत आसान हो जाती है। तो कंपटीशन भी हमारे लिए क्या है, एक चैलेंज है, एक युद्ध की तरह है। इसे लड़ के हमें जीतना है, बीट करना है। तो हमें भी इसके लिए एक बेहतर रणनीति बनानी होगी। करंट अफेयर जो आपका है फ्रेंड्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करंट अफेयर को हम किस तरीके से पढ़ेंगे, इसका पाठ्यक्रम क्या होता है। बहुत बार बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि सर करंट अफेयर का कोई एक निश्चित दायरा ही नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस है, कोई सिलेबस इसका मेंशन ही नहीं होता है। तो ये सब प्रॉब्लम आपको क्रिएट करती है, जिसकी वजह से आपको पता है कि करंट अफेयर आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट इशू है कि एक यही करंट अफेयर आपके सिलेक्शन की भी वजह बनता है और आपके सिलेक्शन ना होने की भी वजह बनता है। एक्चुअली होता क्या है फ्रेंड्स, हम अपनी तैयारी को पिछले 2-3 सालों से जारी रखते हैं, लगातार हार्डवर्क करते हैं, हर सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ बना लेते हैं। लेकिन अगर एग्ज़ाम के एग्जैक्ट 5 से 6 महीने पहले अगर अपनी स्टडी को मैंने लूज़ कर दिया, तो एग्जामिनेशन में जो हमारे करंट अफेयर आते हैं उससे 7-8 महीने के पहले के ही होते हैं, और वहाँ हम हल्का सा भी लूज़ हुए और 10 से 12 क्वेश्चन हमारे हाथ से निकल जाते हैं, और वो मेरी वजह बन जाती है सिलेक्शन ना होने के लिए। तो हम ये चाहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आप इतना ध्यान रखिए फ्रेंड्स, सक्सेस के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहली बात कि आपकी रणनीति एकदम बेहतर होनी चाहिए, जो स्ट्रेटजी है वो बेहतर होनी चाहिए। दूसरी बात, जिसकी भी तैयारी आप कर रहे हैं उसका सिलेबस एकदम क्लियर होना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स ये है कि कंपटीशन में बीट करने के लिए जितना इम्पोर्टेंट ये जानना है कि हमें क्या पढ़ना है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये है कि हमें क्या छोड़ना है। अगर कंपटीशन में आपको ये पता हो गया कि हमें छोड़ना क्या है, तो शायद आपके लिए कोई भी टॉपिक को कवर करना सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत आसान हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आज वो सारी रणनीति को आपके साथ हम शेयर करेंगे कि किस तरीके से हमें करंट अफेयर पर रणनीति बनानी है, कैसा मेरा पाठ्यक्रम होगा और किस तरीके से हम पढ़ेंगे ताकि इस पर अपनी एक मजबूत पकड़ बनाकर अपनी सफलता को और मजबूत हम कर सकें। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स को सबसे पहले फ्रेंड्स 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है राष्ट्रीय करंट अफेयर जो नेशनल इवेंट्स होते हैं, और दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको एकदम बिल्कुल इसका फेस क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप इसको समझ सकें कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पहले तो आप ये ध्यान रखिए फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम में आपके करंट अफेयर के 10 से 12 क्वेश्चन रहते ही हैं। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, ये हमारे एग्जामिनेशन का ट्रेंड हुआ है कि करंट अफेयर का इंपॉर्टेंस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब मान लीजिए किसी एग्जामिनेशन में अगर 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर आते हैं, तो हम कहाँ फोकस अधिक करें, नेशनल इवेंट पर कि इंटरनेशनल पर? इंपॉर्टेंट तो दोनों है, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि नेशनल इवेंट से हमारे क्वेश्चन प्रायः 70% क्वेश्चन हमारे यहाँ से आते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से, और 30% क्वेश्चन आते हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से, मतलब कि इंटरनेशनल इवेंट से। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, अगर हमारे एग्जामिनेशन में 10 क्वेश्चन करंट के आए हैं, उसमें प्रबल रूप से संभावना है कि 7 क्वेश्चन हमारे नेशनल घटनाओं से होंगे, नेशनल इवेंट से होंगे, राष्ट्रीय घटनाक्रम से होंगे, जबकि 3 या 4 क्वेश्चन की संभावना बनती है कि वो अंतर्राष्ट्रीय होंगे। कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन अमूमन ये एक आप समान अनुमान लगा के चल सकते हैं। इसका मतलब हुआ क्या
कि अपने करंट अफेयर की संपूर्ण तैयारी में हमें 70% फोकस कहाँ करना है, नेशनल इवेंट पर, और 30% फोकस हमें कहाँ करना है, इंटरनेशनल इवेंट पर। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत पाठ्यक्रम क्या है, किन किन चीज़ों को पढ़ा जाता है। जैसे कि हमें क्या लगता है कि सर हर मंथली एक 70-80 पेज की हमें कोई ना कोई करंट अफेयर की मैगजीन मिल जाती है। उस 70-80 पेज की मैगजीन को हम हर महीने कैसे कवर करें, कैसे तैयार करें। पूरा एक्चुअली वो करंट अफेयर पूरा आपको पढ़ना ही नहीं है फ्रेंड्स, वही चीज़ें मुझे आज आपको डिस्कस करनी है, कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। पहले देखिए, राष्ट्रीय घटनाक्रम नेशनल इवेंट में हम लोग कितने टॉपिक हैं उसको पहले देख लेते हैं, फिर एक एक टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है पूरा हम विस्तार से आज डिस्कस करेंगे आप लोग। और पूरा वीडियो फ्रेंड्स आपको लास्ट तक देखना है, इसलिए क्योंकि कई बार हम इसको हमेशा इग्नोर कर देते हैं कि इसको क्या समझें, सिर्फ पढ़ाई कर लेते हैं। नहीं फ्रेंड्स, पढ़ाई करने से बेहतर यह है पहले उस पढ़ाई को कैसे करना है उसकी रणनीति पहले बेहतर तरीके से बना ली जाए। तो आइए देखते हैं। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला पार्ट है फ्रेंड्स, पहला आता है चर्चित व्यक्ति। क्या होता है चर्चित व्यक्ति, आगे हम डिस्कस करेंगे, केवल अभी आपको मैं पार्ट बता रहा हूँ क्या क्या हैं हमारे, कौन कौन से पार्ट्स हैं, टॉपिक्स कौन कौन से हैं। दूसरा है चर्चित स्थल, तीसरा है दिवस, चौथा है पुरस्कार, पांचवा है खेल, उसके बाद 6 नंबर में है वैज्ञानिक परिदृश्य और 7 नंबर में है आर्थिक परिदृश्य। उसके बाद जब और आगे बढ़ेंगे तो चर्चित पुस्तक को हमें ध्यान रखना पड़ता है, हाल ही में कितने सम्मेलन और समारोह हुए उनको ध्यान रखना पड़ता है, हमारे देश के द्वारा या राज्यों के द्वारा कौन कौन से संधि और समझौते हुए हैं उनको पढ़ना होता है, सरकार की कौन कौन सी योजना और परियोजना है या राज्य सरकारों की कौन सी महत्वपूर्ण योजना है जो चर्चा में रही उसे पढ़ना होता है। फिर एक पार्ट आता है ऑपरेशन और अभियान, कौन कौन से ऑपरेशन अभी देश ने हमारे चलाए हैं, किन देशों के साथ हमारा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, इन सारी चीज़ों को हम लोग ऑपरेशन और अभियान में पढ़ते हैं। और सबसे लास्ट में है महत्वपूर्ण पोर्टल। अभी हाल ही में हर केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारे पोर्टल जारी किए जाते हैं विभिन्न क्षेत्रों में, उन पोर्टल को भी पढ़ना है। कहने का तात्पर्य ये हमारे पूरे पार्ट हो गए। अब आपको परिधि दिखने लगी कि हमें जो राष्ट्रीय में पढ़ना है, राष्ट्रीय घटनाक्रम में पढ़ना है, उसमें कौन कौन से सेगमेंट्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ये हमारे टॉपिक्स हैं। इस टॉपिक्स के अंदर क्या है वो भी आपसे हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय में सेम वही चीज़ है, बदलता केवल 2-3 चीज़ें हैं, बाकी सारी चीज़ जैसे नेशनल में होता है वैसे ही इंटरनेशनल में होता है। पुरस्कार कुछ चेंज होते हैं, जैसे राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार में केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पूछे जाते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में जैसे कि नोबेल पुरस्कार, कांस्य पुरस्कार, बाफ्टा पुरस्कार, ये सारे पुरस्कार वहाँ पे आते हैं। चर्चित व्यक्ति में वही सेम कंडीशन, जैसे यहाँ राष्ट्रीय के चर्चित व्यक्ति हैं वैसे अंतर्राष्ट्रीय में होते हैं। ये क्या होते हैं अभी आगे हम बहुत विस्तार में इसकी चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चर्चित व्यक्ति में कौन कौन से प्रश्न आते हैं और क्या क्या हमें पढ़ना होता है। उसके बाद आते हैं हम चर्चित स्थल की तरफ अंतर्राष्ट्रीय में, और बाकी मैंने नीचे लिख दिया सेम। सेम का मतलब बाकी सारी चीज़ें वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय में हैं जैसे कि राष्ट्रीय के टॉपिक्स हैं। अब एक एक टॉपिक्स को हमें समझ लेना है कि किस टॉपिक्स के अंदर क्या क्या कैसे पढ़ना है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम के हर एक सेगमेंट को क्लियर करते हैं। सबसे पहले आता है चर्चित व्यक्ति, जो मैंने पहला टॉपिक डिस्कस किया, आपसे बताया कि ये पढ़ना है। तो पहली बात फ्रेंड्स, चर्चित व्यक्ति को मैंने 2 भागों में बांटा है। चर्चित व्यक्तियों का मतलब ही हाल ही में भारत के अंतर्गत कौन चर्चा में रहे, किस वजह से चर्चा में, इस वजह से कि उनकी किसी पदों पर नियुक्ति हुई है या फिर इस वजह से कि उनका हाल ही में निधन हो गया है। इसलिए चर्चित व्यक्ति के अंतर्गत हमें 2 चीज़ें पढ़ना है, प्रमुख नियुक्तियां और प्रमुख निधन। यहाँ तक क्लियर हो फ्रेंड्स। अब ध्यान ये रखना है कि सर बहुत सारी नियुक्तियां होती हैं, बहुत सारे निधन होते रहते हैं। अब हमें अपना दायरा कहाँ तक सीमित करना है इसे हमें समझना है फ्रेंड्स। आपके ऊपर हम कोई तथ्यों का बोझ नहीं करेंगे, हम आपको एक निश्चित परिधि के अंदर ला करके उसके उन चीज़ों को जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट है उन्हीं सेगमेंट पे हम लोग काम करेंगे फ्रेंड्स। अब हमने देखा कि नियुक्ति और निधन को हमें पढ़ना है क्योंकि ये चर्चित व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। अब सवाल उठता है कि सर हम कोई मैगजीन लेके आते हैं, उससे बहुत सारी नियुक्तियां होती हैं, कम से कम अगर नियुक्तियों को हम देखें सूची, कम से कम हर मैगजीन में हर बार 200 नियुक्तियां आ जाती हैं। लेकिन फ्रेंड्स उसमें से आपको केवल 10% पढ़ना है। कैसे पढ़ना है उस चीज़ को आपको हम समझाते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हमें नियुक्तियां तो पढ़नी है, लेकिन जिस एग्जामिनेशन में हम पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं उस एग्जामिनेशन के पहले तो 6-7 महीने होते थे, हो सकता है आप कभी कभी एग्जामों में 8-9 महीने तक
हमारे देश के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उन्हीं नियुक्तियों को केवल हम तैयार करेंगे, बाकी सारी नियुक्तियों को छोड़ देंगे। क्योंकि हमारा अभी क्या है, हमारा मकसद केबीसी में जाकर जीके का एग्जाम नहीं देना है, वहाँ जनरल नॉलेज टेस्ट नहीं कराना है मुझे। हमें क्या करना है, एग्जाम में जो आएगा उसे सही करके केवल हमें कंपटीशन बीट करना है, एकमात्र मेरा मकसद है फ्रेंड्स। इसलिए हम बिल्कुल सुनियोजित तरीके से टू द पॉइंट एकदम अपने टारगेट पे चलेंगे। तो हम देखते हैं कि नियुक्ति के अंतर्गत क्या होगा फ्रेंड्स। नियुक्ति में सबसे पहले जैसे राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, अन्य जितने भी संवैधानिक पद हैं जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, वित्त आयोग का गठन, 14वें वित्त आयोग का गठन अध्यक्ष, 15वें वित्त आयोग का गठन या उसके अध्यक्ष, उन सारी चीज़ों की जितनी भी नियुक्तियां हुई होंगी उन सबको हम पढ़ेंगे। अब यहीं पे सवाल उठता है, क्या सर हम एक लिस्ट बना के जितने भी 28 राज्य वर्तमान में हैं उन सारे राज्यों के राज्यपाल याद करें? नहीं फ्रेंड्स, यही आपको समझना है। हमारे 6 से 7 महीने के भीतर अगर कोई राज्यपाल परिवर्तित हुए हैं या किसी राज्य में चुनाव हुआ है या फिर किसी कारणवश वो पुराने ही राज्यपाल हैं लेकिन चर्चा का विषय रहे हैं, उन्हीं राज्यपालों को हम याद करेंगे, बाकी सारे राज्यपालों को छोड़ देंगे। सवाल उठता है चुनाव से क्या तात्पर्य है। एक्चुअली जब चुनाव होता है तो कई बार हमारे एग्जामिनेशन में ये प्रश्न बनते हैं, हाल ही में इस राज्य के मुख्यमंत्री ने किस राज्यपाल के सामने अपनी शपथ ग्रहण किया, तो आपको जहाँ चुनाव होता है वहाँ के भी राज्यपालों को ध्यान रखना होता है, जो नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई उनको ध्यान रखना होता है, जो चर्चा का विषय रहे उनको याद रखना पड़ता है। और ऐसी की संख्या में केवल 5, 6, 7, 8 ही होते हैं मैक्सिमम, बाकी सारी चीज़ों को आपको छोड़ देना है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? धीरे धीरे आपका बोझ कम हो रहा है। लास्ट तक आप पाएंगे कि जिस करंट अफेयर से हम इतना डर रहे थे उसका दायरा तो बहुत सीमित था, लेकिन अभी तक हम दायरे को ही नहीं समझ रहे थे, यही हमारी असली प्रॉब्लम थी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। निधन में, अब आप कहेंगे सर निधन में तो बहुत सारे लोगों का निधन होता रहता है, किसी भी घाट पे पहुंच जाइए डेली 100 निधन होते रहते हैं, हम सारे निधन को याद करें? नहीं फ्रेंड्स, हमें केवल 6 से 7 महीने के पहले ऐसे निधन जो साहित्य, विज्ञान, खेल या किसी उत्कृष्ट क्षेत्र से संबंध रखने वाले व्यक्ति का अगर निधन होता है तो केवल हमें उनके निधन को पढ़ना है, बाकी सारे लोगों को छोड़ देना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताएं, अभी हाल ही में ऋषि कपूर का निधन हो गया, अभी हाल ही में इरफान खान का निधन हुआ। ये किससे क्षेत्र संबंधित हैं? ये सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए, फेमस रहे, तो इन चीज़ों को हमें समझना है। अब आपके दिमाग में बात आई होगी सिर्फ सर इनका नाम याद कर लें बस, नहीं नाम ही नहीं, इन पर थोड़ा सा जनरल नॉलेज आपको समझना पड़ेगा। जैसे ऋषि कपूर को लेकर प्रश्न बनेगा, अभी हाल ही में ऋषि कपूर का निधन हो गया, अगर बेसिक प्रश्न बनेगा तो ये पूछेगा ये किससे संबंधित थे, तो आप बड़ी आसानी से जवाब दे देंगे क्योंकि इतने पॉपुलर थे और ऐसी क्षेत्र से थे जिसमें आपका इंटरेस्ट था। ये ऐसे क्षेत्र से थे जहाँ पर आपका इंटरेस्ट था, इसलिए हर कोई जान रहा है कि ऋषि कपूर सिनेमा से संबंधित थे। लेकिन कोई नाम अभी और छोटा होता, किसी अन्य जगह से होते, ऐसी जगह से जहां आपकी रुचि नहीं होती, फिर आपको थोड़ा सा वहाँ समझने में प्रॉब्लम आती। तो आपको ऋषि कपूर के संबंध में यह ध्यान रखना है ये किससे संबंधित थे, इनकी पहली फिल्म कौन थी, इनकी लास्ट फिल्म कौन सी थी और इनको क्या अपने सिनेमा के क्षेत्र में कोई पुरस्कार मिला है, इतनी चीज़ों को आप याद रखेंगे। या ऐसे चर्चित के व्यक्ति के द्वारा कोई हाल ही में कोई पुस्तक तो नहीं लिखी गई थी या बीच में उन्होंने कोई चर्चित पुस्तक तो नहीं लिखी थी। इतने सेगमेंट पर अगर आप क्लियर कर लेंगे, क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में हमारे हाथ से नहीं निकलेंगे। तो कहाँ से हमें ध्यान रखना है, जो साहित्य के क्षेत्र से हों, विज्ञान के क्षेत्र से हों या खेल के क्षेत्र से हों या किसी भी ऐसे कार्य से संबंधित रहे हों जो राष्ट्रीय स्तर पर एक फेमस व्यक्तित्व पर्सनालिटी रहा हो, ऐसे व्यक्ति का अगर निधन होता है तो 6 महीने के भीतर हुआ है तो उनकी हम एक लिस्ट बनाकर उसको तैयार रखेंगे, वहाँ से हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो अभी हाल ही में जो निधन हुए हैं ये 100% पॉसिबिलिटी है कि किसी न किसी एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार हमने पहला टॉपिक क्लियर किया आपका, चर्चित व्यक्ति में कैसे क्या पढ़ना है। उसके बाद आते हैं चर्चित स्थल। तो हमारे देश में अगर कोई स्थल चर्चा का विषय है, किस वजह से, अगर वहाँ कोई उत्सव हुआ है, कोई वहाँ दिवस मनाया गया है, कोई वहाँ पर प्राकृतिक आपदा आई है या कोई महत्वपूर्ण घटना हुई है, इस वजह से वह भारत में चर्चा का विषय रहा है, तो हम क्या करेंगे, उन जगहों को, उन स्थानों को, उन राज्यों को याद रखेंगे क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो चर्चित स्थल में फोकस क्या करना है कि जहाँ जहाँ कोई उत्सव मनाया जाता है, कोई दिवस होता है, कोई प्राकृतिक आपदा किसी जगह आई होती है या फिर कोई महत्वपूर्ण घटना किसी स्थल पर घटी होती है, जैसे
कोई जैसे भोपाल में एक बार गैस कांड हुआ था, या रायबरेली में एक बार ऐसा कांड हुआ था, या किसी अन्य राज्य में ऐसी घटना हो जाती है जो पूरे देश में चर्चा का कारण होती है, वहाँ पर हम लोग फोकस करते हैं फ्रेंड्स। तो चर्चित स्थल भी हमारा क्लियर हुआ फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, खेल। तीसरा टॉपिक हमारा है खेल। अब सवाल उठता है सर खेल में हम क्या क्या फोकस करें। तो देखिए तो खेल का दायरा जो है पहले कुछ सीमित था, अब थोड़ा सा बढ़ा है। जैसे खेल में मोस्टली क्रिकेट से क्वेश्चन बनते हैं और टेनिस से, मोस्टली यहीं से बनते हैं फ्रेंड्स। अगर खेल से प्रश्न आएगा 70% पॉसिबिलिटी है इन्हीं दोनों खेल से बनते हैं। लेकिन अभी हाल ही में फुटबॉल से भी खासकर महत्वपूर्ण ट्रॉफियाँ जो होती हैं, हॉकी से भी, बैडमिंटन से भी, लेकिन जब से कुश्ती का भी दौर अभी हाल ही में कुछ दिनों से बढ़ा हुआ है, तो आपको याद रखना है कि कुश्ती से भी प्रश्न आपको बनने लगे, इसलिए छोटे मोटे प्रश्न आपको कुश्ती में भी देखना है। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं। जितने भी आगामी खेल प्रतियोगिताएं होती हैं वह कहाँ पर संपन्न होने वाली हैं, जैसे आईसीसी वर्ल्ड कप, 50-50, T20 वर्ल्ड कप, महिला विश्व कप, या कोई ओलंपिक खेल है, या कोई राष्ट्रीय खेल है, या फीफा वर्ल्ड कप है, इन सारे खेलों से संबंधित आगामी कहाँ पर होंगे, कहाँ प्रस्तावित हैं, उनके स्थान को लेकर प्रश्न फ्रेंड्स बहुत पूछा जाता है। तो हमें ध्यान रखना है क्रिकेट और टेनिस पे यहाँ ज़्यादा फोकस करेंगे और आगामी खेल पर फोकस करेंगे। क्रिकेट में फ्रेंड्स खासकर अगर किसी देश के साथ हमारी कोई सीरीज हुई है, अगर या हाल ही में कोई वर्ल्ड कप हुआ है, तो वहाँ आप फोकस करिएगा। फोकस करने में जैसे मान लीजिए किसी दो देशों के बीच मैच हुए हैं, तो केवल वहाँ मैन ऑफ द मैच कौन रहा, सीरीज कौन रहा फाइनल में, और उसके बाद किसने वह श्रृंखला जीती, वो ध्यान रखिएगा। कुछ ट्रॉफियों से क्वेश्चन आते हैं, जैसे रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, मुश्ताक अली ट्रॉफी। अगर हाल ही में ये संपन्न हुई है 6-7 महीने पहले, और इसमें कौन विजयी हुआ है, इसको लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कभी कभी यही क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान में पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित ट्रॉफियाँ किस खेल से संबंधित हैं। इस तरीके से हम इसको कवर करेंगे। टेनिस में फ्रेंड्स इसका दायरा सीमित है। टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन और फ्रेंच। इन 4 टेनिस को जो आपके ग्रैंड स्लैम हैं, इन ग्रैंड स्लैम को आपको अच्छे से पढ़ना होता है। जैसे कि पुरुष एकल, पुरुष महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित युगल। जब आपको हम पढ़ाएंगे तो पूरे डिटेल में बताएंगे इसमें क्या क्या कैसे होता है। तो इस तरीके से हम खेल में आगे बढ़ेंगे। फिर आती है पुरस्कार। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। पुरस्कार से क्वेश्चन 1-2 हमेशा आते हैं आपके एग्जाम में। अब पुरस्कार में राष्ट्रीय स्तर पर हमें क्या देखना है, तो आपको पता है कि राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है। अगर हाल ही में भारत रत्न की घोषणा हुई है तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना होती है फ्रेंड्स। उसके बाद हम दूसरा जो पुरस्कार है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सॉरी फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुई है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, इन तीनों पुरस्कारों को आपको ध्यान रखना होता है। इनकी अगर घोषणा भी हाल ही में हुई है तो किन किन व्यक्तियों को मिला है, इसे हम अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद आता है खेल पुरस्कार। कुछ खेल पुरस्कार भी आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न या द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये किसे दिया गया है या किस क्षेत्र में दिया जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके खूब बनते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फ्रेंड्स राष्ट्रीय पुरस्कार। और राष्ट्रीय पुरस्कार से कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं जितने मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, इस पर आप फोकस करे रहिएगा। यहाँ से हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन खूब बनते हैं, जैसे कि व्यास पुरस्कार, कालिदास पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार या साहित्य अकादमी पुरस्कार या रमन मैग्सेसे पुरस्कार। यहाँ से हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन खूब बनते हैं और किसी न किसी को हर वर्ष ये दिया ही जाता है। एक पुरस्कार फ्रेंड्स यहाँ छूट रहा है, मैंने लिखा नहीं शायद मेंशन, आगे आपको बताएंगे। एक पुरस्कार होता है सरस्वती पुरस्कार। सरस्वती पुरस्कार भी हमारे एग्जामिनेशन में खूब पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय पुरस्कार के अंतर्गत इतने पुरस्कारों को हमें ध्यान रखना है। अब आपका दायरा कुछ सीमित हो रहा होगा फ्रेंड्स कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, उसके बाद कुछ खेल पुरस्कार जैसे कि अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न या कभी कभी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी पूछा जाता है। उसके अलावा कुछ राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार हैं जैसे कि व्यास पुरस्कार, कालिदास पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार। उसके अलावा कुछ फिल्म पुरस्कार भी आपको ध्यान रखने हैं, जैसे राष्ट्रीय स्तर के कुछ फिल्म पुरस्कार मिलते हैं आपको, जैसे फिल्म फेयर हो गया या कभी कभी आईफा भी हो गया। उन सारे पुरस्कारों को हमें ध्यान रखना होता है, जब आपको हम पढ़ाएंगे वहाँ डिटेल में बताएंगे। उसके बाद वीर पुरस्कार से संबंधित कुछ बातें आती हैं।
उसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार छोटे छोटे एक दो हैं, पूछले तरीके से कभी कभी पूछे जाते हैं, वो भी आपसे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है फ्रेंड्स, आपको स्टार्टिंग में सिर्फ इतने पुरस्कार को ध्यान रखिएगा। मोस्टली क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपके यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य, एक बार इन पुरस्कारों को मैंने पकड़ बना ली, पकड़ बनाने के बाद हर महीने क्या पुरस्कार हो रहे हैं, हमको बार बार पुरस्कार नहीं देखना है। एक बार मैंने इस पर पकड़ बना ली, उसके बाद ये जैसे ही दूसरे व्यक्ति को मिला तुरंत अपने नोट्स में हम इसको मेंशन करके तैयार कर लिए, बाकी हमारा पुरस्कार का हमेशा डेटा हमारा क्लियर रहेगा। इस तरीके से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आता है वैज्ञानिक परिदृश्य। वैज्ञानिक परिदृश्य में क्या होता है, इसमें महत्वपूर्ण वायरस, वैक्सीन, नई बीमारियों की उत्पत्ति या कोई नई तकनीक सरकार के द्वारा जारी होती है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अक्सर बहुत सारे वायरस कभी आ जाते हैं जिसकी वजह से कुछ महामारी आ जाती है, जैसे कि पूरी दुनिया इसमें एकदम ग्लोबल एपिडेमिक आपके बीच आई है, जैसे हम लोगों के बीच उससे पूरा विश्व जूझ रहा है, कोविड-19 जैसे वायरस। तो जैसे कि एक बार केरला में निपाह वायरस आया था, तो यहाँ से क्वेश्चन को खूब बनते हैं। जो कोविड-19 का मामला है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय स्तर में बहुत बार राज्यों के स्तर पे बहुत सारे वायरस हो जाते हैं। तो वायरस से संबंधित कहाँ पे कौन सा वायरस आया है, उससे कौन सी महामारी आई, उसके द्वारा सरकार ने कौन सी वैक्सीन लॉन्च की, या नई बीमारियों की उत्पत्ति कौन सी हुई, या कौन सी नई तकनीकी हुई, इसको सब हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे फ्रेंड्स, वैज्ञानिक परिदृश्य में। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, आज मैं स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहा हूँ, कल से आपको रेगुलर क्लास मिलेगी और उसके बाद 10 तारीख से इसमें हमारी रेगुलर करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और उसको मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि मैं आपको चाहता हूं एक ही प्लेटफॉर्म में पूरा करंट अफेयर डिस्कस कर दूं, आपको रेगुलर करंट अफेयर मिलता रहे, किसी भी मैगजीन, किसी भी न्यूज़पेपर का अध्ययन आपको उतना समय ना देना पड़े, वो समय आप अपना बचाइए, उसको अपने जीएस के अन्य पार्ट पे यूज़ करिए। बाकी करंट अफेयर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर, मैं हर दिन आपके बीच आऊँगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जितने भी करंट अफेयर होंगे उसको भी क्लियर करूँगा। अभी लास्ट में मैं डिस्कस करूँगा कैसे इसकी रणनीति हम लोग आगे करेंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आप चाहें तो 70, 68, 50, 72, 75, 70, 68, 50, 72, 75 ये मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस पे नंबर पे कॉन्टैक्ट करके जो भी इसकी जानकारी लेने चाहें कि करंट अफेयर कैसे चलेगी क्लास, कैसे इसका पेड बैच होगा। और मैं आपको डिस्कस कर देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, इसकी फीस मैंने केवल 100 रुपये मंथली रखी है कि हर बच्चा जितने में मैगजीन खरीदता है उतने में ही वह पूरे महीने के करंट अफेयर को हमेशा टिल एग्ज़ाम तक अपने आप को कवर अप करे और उसमें अच्छे से तैयार करे। तो जितने लोगों को उसमें जुड़ना हो, अधिक से अधिक लोग आप इसमें जुड़िए। ये 10 तारीख से मेरा क्लास स्टार्ट हो जाएगा। 10 के पहले मैं बहुत कम से कम 6-7 क्लास आपके बीच लूँगा, जिसमें आपको पूरी स्ट्रेटजी का अंदाज़ा हो जाएगा कि करंट अफेयर आगे हम लोग किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। बाकी कोई आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है तो इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करिए। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो आर्थिक परिदृश्य में क्या देखना है, आर्थिक परिदृश्य में फ्रेंड्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, बैंक दर, विश्व बैंक, आईएमएफ, इडबी, एडीबी, आरबीआई, नाबार्ड, सिडबी इत्यादि से लिए गए कर्ज या किसी क्षेत्र में दिए गए योगदान। मतलब कि जो हमारा आर्थिक परिदृश्य होता है, इकोनॉमिक्स हमारा जो एक सब्जेक्ट भी है फ्रेंड्स, वहाँ से सारे क्वेश्चन करंट अफेयर रिलेटेड से आते हैं। सारे क्वेश्चन वहाँ कैसे आते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं कि जैसे हाल ही में रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, एसएलआर क्या है, बैंक दर क्या है, जीडीपी क्या है, आर्थिक विकास दर कितना है, या फिर मैंने विश्व बैंक से, आईएमएफ से किन मदों में भारत सरकार की उसने मदद की, या भारत सरकार ने कितने उसकी कर्ज लिए। इन सारी चीज़ों को हम लोग आर्थिक परिदृश्य में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। चर्चित पुस्तक, चर्चित पुस्तक में भी एक क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, हर बार हमारे उसमें एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पुस्तक को लेकर आ जाता है। तो चर्चित पुस्तक में क्या देखेंगे फ्रेंड्स, हाल ही में कोई चर्चित व्यक्ति जिसके द्वारा कोई लिखित, चर्चित व्यक्ति के द्वारा लिखित पुस्तक या चर्चा में रही कोई पुस्तक। मतलब हाल ही में किसी चर्चित व्यक्ति के द्वारा अगर कोई पुस्तक लिखी गई है या फिर चर्चा में कोई पुस्तक है, भले ही वह पुरानी पुस्तक है, तो उन पुस्तकों को हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर हाल ही में कोई व्यक्ति ऐसा निधन करते हैं जो कि उत्कृष्ट क्षेत्र में कार्य किए होते हैं और उनके द्वारा कोई पुस्तक लिखी गई है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब
स्टीफन फ्लेमिंग का निधन हुआ था, तो उनसे उनकी बुक को लेकर कई बार हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी आपको लोगों को पुरस्कार में बताएंगे भी कि जैसे व्यास पुरस्कार नासिरा शर्मा को मिला है, तो उनकी पुस्तक अभी एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं और आने वाले एग्जाम में और भी आने की संभावना है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। फिर इसके बाद आते हैं सम्मेलन समारोह। सम्मेलन समारोह में हमें क्या देखना है फ्रेंड्स, किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सम्मेलन, राष्ट्रीय उत्सव जो भारत में हुआ हो, जैसे पुस्तक मेला कई बार पूछा जाता है, बाल महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव, ये सब एग्जामिनेशन में हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन सा सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है। कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी संगठन है, उसका भी सम्मेलन अगर भारत में हो रहा है, जैसे ब्रिक्स का हो गया, आसियान का हो गया, सार्क का हो गया, यहाँ से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। इन सारी चीज़ों को जितने भी सम्मेलन समारोह और उत्सव भारत देश में होते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करेंगे। फिर आती है बात फ्रेंड्स संधि और समझौता की। तो भारत का अन्य देशों के साथ या केंद्र या राज्य के मध्य या किसी राज्य के अन्य उपक्रम के साथ अगर कोई समझौता होता है किसी भी मुद्दे को लेकर, किसी भी बात को लेकर या किसी भी उपक्रम को लेकर, तो हमारे क्वेश्चन यहाँ से भी एक दो बनते हैं। और इसको हमने कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, संधि और समझौता के अंतर्गत। पूरे करंट अफेयर को हम लोग बांट के सेगमेंट वाइज अपनी पकड़ बनाएंगे, ताकि एग्जाम के पहले हम अपने आप को चेक करें कि किसी टॉपिक में हमारे क्वेश्चन छूट तो नहीं रहे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, योजना और परियोजना। यहाँ से भी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हैं। भारत सरकार, राज्य सरकार, इसरो, DRDO द्वारा शुरू की गई कोई महत्वपूर्ण योजना, अगर भारत सरकार के द्वारा या किसी राज्य सरकार के द्वारा या इसरो के द्वारा या DRDO के द्वारा कोई अगर योजना परियोजना भी हाल ही में लॉन्च की गई है या शुरुआत की गई परियोजनाओं को, उन परियोजनाओं को हमारे एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। खासकर इसमें से 90% भारत सरकार की भी जो योजनाएं होती हैं, उसी योजनाओं को बार बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आत्मनिर्भर योजनाओं की भी शुरुआत की गई है, तो यहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में खूब बनेंगे और हम लोग अभी आगे करंट अफेयर में इसका डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, ऑपरेशन अभियान। ऑपरेशन अभियान के अंतर्गत क्या पढ़ना है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। जैसे भारत तथा अन्य देशों के साथ किया गया कोई सैन्य अभ्यास तथा वायुसेना के मध्य किया गया कोई सैन्य अभ्यास। आप अक्सर सुनते हैं फ्रेंड्स, अभी हाल ही में भारत तथा रशिया के विरुद्ध साथ भारत तथा बांग्लादेश के साथ कोई सैन्य अभ्यास किया गया, कोई प्रक्षेपण किया गया, संप्रीति है जैसे, तेजस है जैसे, अग्नि है जैसे, तो कोई मिसाइल भारत ने लॉन्च की। तो ये सब सारे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं ऑपरेशन और अभियान के अंतर्गत, और यहाँ से एक क्वेश्चन प्रायः हमारे एग्जाम में आते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन को हम यहाँ से पढ़ेंगे जो ऑपरेशन और अभियान में आते हैं। उसके बाद आती है आयोग और समिति। केंद्र व राज्य के द्वारा गठित किए गए महत्वपूर्ण आयोग और समिति। केंद्र सरकार यदि कोई आयोग बना दे नई चीज़ों पर, नए विषयों को लेकर, या कई नई समितियों का निर्माण कर दे, चाहे वह केंद्र सरकार बनाए और राज्य सरकार बनाए, और हाल ही में 6 महीने के भीतर अगर योजना बनाई गई है, तो वहां आयोग और समिति से भी क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। फिर महत्वपूर्ण पोर्टल में मैंने बताया है कि केंद्र व राज्य द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण पोर्टल। अक्सर हुआ क्या है, बहुत सारी समस्याएं आई, हमारे देश में टेक्नोलॉजियों का दौर बढ़ा, तो टेक्नोलॉजी का दौर बढ़ने के कारण हमने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का इस्तेमाल अधिक किया, तो देश ने बहुत सारे ऐसे पोर्टल जारी किए हैं कि जिसके द्वारा हर क्षेत्रों में मदद करने का प्रयास किया जाता है। कभी महिलाओं को सुरक्षा को लेकर, कभी सेना के संबंध में, कभी किसानों के संबंध में, उन पोर्टल से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, उसके बाद आता हमारा विविध। विविध का मतलब वो सारी चीज़ें जो इसके अंतर्गत नहीं थी, उन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ रख दिया है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके 1-2 बनते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं यहाँ से कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं इसमें अंडरलाइन कर दूंगा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं और सरकारी रिपोर्टें। अगर सरकार की कोई रिपोर्ट अभी जारी हुई है, आपको जैसा कि पता है 2019 दिसंबर में भारतीय वन रिपोर्ट आ गई है, जो प्रत्येक 2 वर्ष में जारी की जाती है। अब वन रिपोर्ट से किसी न किसी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आना तय है फ्रेंड्स। वन रिपोर्ट से, फॉरेस्ट रिपोर्ट से हमारे क्वेश्चन आएंगे, जो ISFR जारी करता है। हम लोग जब पढ़ाएंगे इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, वहां से क्वेश्चन बनेगा। महत्वपूर्ण सूचकांक, महत्वपूर्ण सूचकांक से एक क्वेश्चन हमेशा आता है फ्रेंड्स कि हाल ही में जो इंडेक्स जारी किए जाते हैं उसमें भारत की स्थिति क्या है, प्रथम स्थान में कौन सा देश है, कितने देश उसमें शामिल हुए, पिछले साल की सूचकांक से इस साल भारत में रैंकिंग में गिरावट आई कि बढ़ोतरी हुई। इन सारी चीज़ों को लेकर के सवाल पूछे जाते हैं। और अभी हाल ही में एक
तरीका ये भी था कि क्वेश्चन कई बार हमारे एग्जाम में ये पूछे गए हैं कि ये सूचकांक कौन जारी करता है, उन जारीकर्ता को भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण दौरे, हमारे भारत के प्रधानमंत्री के जो महत्वपूर्ण दौरे होते हैं, दौरे में किस देश के साथ गए, जैसे ही जिस देश में दौरा करने के लिए गए तो वहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जिनके साथ उनकी वार्ता हुई है उनको जानने का प्रयास करिएगा, और भारत के प्रधानमंत्री का उनके साथ कौन कौन से समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद हाल ही में चर्चित महामारी, चक्रवात या प्राकृतिक आपदा, जैसे कि आपने देखा है अभी ये चक्रवात जो अम्फान आया है, इसके पहले हुदहुद आया था, उसके पहले और भी बहुत सारी तितली आई थी। तो जितने चक्रवात आते रहते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। अगर देश में कोई कहीं महामारी आई है उससे क्वेश्चन पूछते हैं। और अभी हाल ही में एक प्रश्न खूब तेजी से बढ़ा है एग्जाम में आने का, जीआई टैग। विभिन्न क्षेत्रों में हमारे जीआई टैग भी खूब एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, तो हमें जीआई टैग को भी अच्छे से कवरअप करना पड़ेगा। उसके बाद एमएसपी आता है फ्रेंड्स। जो एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार के द्वारा हर बार जो जारी किया जाता है, इसको मैं बहुत विस्तार से पढ़ाऊंगा, पूरे इकोनॉमिक्स से जोड़कर इसके पूरे इतिहास के साथ आपको मैं समझाऊंगा, और उसमें क्या नए डेटा आए हैं उनको भी मैं डिस्कस करूंगा। एमएसपी के भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में खूब आते हैं। उसके बाद आता है बजट। अगर हाल ही में जारी हुआ है तो बजट के संबंधी हमको अपनी पकड़ बनानी है, और यदि किसी राज्य में हाल ही में कोई चुनाव हुआ है तो उस चुनाव के संबंध किसको वहाँ सरकार बनी, कितनी सीटें किसे प्राप्त हुई, और वहाँ का मुख्यमंत्री कौन बना, और कौन सा क्रम का मुख्यमंत्री था, इन सारी चीज़ों को हम लोग कहाँ समझेंगे, इस चुनाव के संबंध में समझते हैं। और इस तरीके से हमने कवरअप किया फ्रेंड्स, तो हमारे राष्ट्रीय स्तर का एक भी प्रश्न हमारी मुट्ठी से बाहर जाने वाला नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, उससे पहले चारों तरफ से रेखाएं खींचकर अपने पूरे करंट अफेयर के दायरे को सीमित कर लिया, और उसी दायरे में रह करके एक टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी पढ़ाई हम करेंगे, ताकि हमारे करंट अफेयर पे एक मजबूत पकड़ बन जाए। ये हमारा 70% कवर हो गया फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पे कहाँ फोकस करना है फ्रेंड्स, कहाँ से हमारे प्रश्न बनते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, शायद मैंने दिवस का डिस्कस नहीं किया। एक क्वेश्चन हमारे दिवस और समारोह से भी बनते हैं, शायद मैंने डिस्कस किया था आपसे कि दिवस हाल ही में जो 6-7 महीने के भीतर कोई दिवस या समारोह हुए हैं, वहाँ से एक क्वेश्चन आता है। और अभी हाल ही में कोई प्रचलन चला है फ्रेंड्स कि दिवस न पूछने की बजाय हमसे बार बार उनकी थीम पूछी जाती है कि हाल ही में 21 जून को योग दिवस मनाया गया, इस बार उसकी थीम क्या थी, या फिर पर्यावरण दिवस मनाया गया, उसकी थीम क्या थी, अभी हाल ही में जल दिवस मनाया गया, उसकी थीम क्या थी। तो थीम को पूछे जाने का प्रचलन है, इसलिए हम जो भी दिवस पढ़ेंगे उसके थीम पर हम विशेष फोकस करेंगे। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय की तरफ। तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल इवेंट में देखते हैं। तो इंटरनेशनल इवेंट में मैंने बताया जैसे कि राष्ट्रीय इवेंट होता है, हूबहू पूरा का पूरा इंटरनेशनल इवेंट भी वैसे ही होता है। कुछ चीज़ें जो अलग हैं उन अलग चीज़ों को हम डिस्कशन कर लेंगे, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं। जैसे कि चर्चित पक्ष में ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां और निधन, यहाँ भी वही सेम चीज़ है। बहुत बार हम लोग इसमें बहुत परेशान रहते हैं कि पूरे विश्व के देशों को राष्ट्रपति को याद कर रहे हैं, पूरे विश्व के देशों को प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को याद कर रहे हैं। हम क्यों याद करेंगे भाई? हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें सिर्फ सिलेक्शन लेना है। हम यहाँ क्या करेंगे, केवल ऐसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जिनकी नियुक्ति अभी हाल ही में हुई हो, और या ऐसे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो हमारे भारत देश की यात्रा पर आए हों, या भारत के प्रधानमंत्री उस देश की यात्रा पर गए हों, उन्हीं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों को याद करेंगे, और बाकी सारे राष्ट्रपतियों को हम छोड़ देंगे। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहीं से आएंगे। उसी तरीके से कोई हाल ही में चर्चित व्यक्ति का निधन होता है, तो उस निधन को भी कहीं के राष्ट्रपति या कहीं के प्रधानमंत्री का हाल ही में निधन हुआ है, तो उन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अब ये फ़र्क है, ध्यान रखिएगा। नेशनल पे मैंने हर क्षेत्र में बताया था, अंतर्राष्ट्रीय में केवल हम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के निधन पर ध्यान देते हैं, उसके अलावा और ध्यान हमको नहीं देना है। उसके बाद चर्चित स्थल, जैसे विश्व के महत्वपूर्ण चर्चित स्थल, इसका शायद सबसे बड़ा उदाहरण हो सकता है फ्रेंड, जैसे कि वर्तमान में चीन के वुहान से जो आपकी कोविड-19 वायरस की शुरुआत हुई है। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आना है। हम अलग से आपको पूरा कोविड-19 पे डिस्कस करेंगे, उससे संबंधित सारे आयामों को हम आपको बताएंगे, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसका भी ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में आपको नोबेल पे ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद बाफ्टा, कांस, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं जैसे कि राष्ट्रीय में हैं, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया है, सेम लिख दिया है। और उसके बाद आता है फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल संगठन का।
यहाँ से क्वेश्चन हमारे इंटरनेशनल संगठन के सबसे ज़्यादा बनते हैं और इन सारे चीज़ों को हम डिस्कस बारी बारी से करेंगे। इसके केवल करंट अफेयर इशू को ही नहीं बल्कि पूरे इसके इतिहास के समझेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, वर्तमान में कौन हैं, इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, अभी हाल ही का कहाँ हुआ, निकट भविष्य में क्या कहाँ होगा और इसमें कितने सदस्य देश हैं और ऐसे संगठनों का कार्य क्या होता है। इसको एक एक टॉपिक को हम विस्तार में बिल्कुल आपको पढ़ाएंगे, जैसे ब्रिक्स, आसियान, सार्क, यूनेस्को और यूनिसेफ, यूएन, ओपेक और एपेक, WTO, WHO, विश्व बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, G20, G8 और G7। जितने भी संगठन फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, इन सारे संगठनों का अगर कोई भी सम्मेलन होता है हाल ही में, वहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो करंट अफेयर तो आपको पढ़ाएंगे ही साथ साथ, लेकिन इसके साथ इसके पूरे इतिहास को भी, कब इसकी स्थापना हुई, स्थापना होने की वजह क्या रही, भारत इसका सदस्य देश है या नहीं है, इसका नेतृत्व कैसे होता है, क्या इसके कार्य होते हैं, सारी चीज़ों को हम लोग इसको विस्तार में पढ़ेंगे। इस तरीके से आपने देखा फ्रेंड्स, हमने पूरे करंट अफेयर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के पाठ्यक्रम को आपके सामने रखा और पूरे डिटेल में समझाया कि इसमें कौन कौन से सेगमेंट हैं और उस सेगमेंट में क्या क्या होते हैं और किस तरीके से हम पढ़ेंगे। और इस तरीके से अगर पकड़ बनाए फ्रेंड्स, तो हमें करंट अफेयर पे क्वेश्चन सही करना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई तथ्यों का बोझ नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे डिस्कस करते हैं कि सर करंट अफेयर का कोई दायरा ही नहीं है, इतने ज़्यादा डेटा हैं, हम कैसे पढ़ें। डेटा नहीं है ज़्यादा, बस अब उसको समझिए तो कि करंट अफेयर हमें कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम पूरे करंट अफेयर को पढ़ेंगे और आपके साथ जो करंट अफेयर में लेके आ रहा हूँ, मेरी ये कोशिश होगी करंट अफेयर की जो शुरुआत करेंगे पहले पिछले 6 महीने मतलब जनवरी से लेकर, आप इतना भरोसा रखिएगा फ्रेंड्स, जनवरी 2020 से लेकर पहले जून तक के मैं सारे करंट अफेयर को कवर अप कर दूंगा। पुरस्कार के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, जितने भी सेगमेंट मैंने डिस्कस किए, सारे सेगमेंट का पहले मैं 6 महीने का कवर अप कर दूंगा। कवर अप करने के पश्चात जब सब पे आपकी पकड़ बन जाएगी, फिर डेली केवल 30 से 35 मिनट डेली आपके साथ हम लाइव रहेंगे, वो आपके साथ क्वेश्चन करेंगे, उसको आपको वीडियो भी प्रोवाइड होगी, उसके PDF भी प्रोवाइड कर देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाते रहेंगे और बीच बीच में आपका हमारे साथ ओरली टेस्ट भी होता रहेगा, जिसकी वजह से क्या हो, करंट अफेयर पूरा हमारा तैयार है। इस मिस्टेक में हमें कभी गलती नहीं करनी फ्रेंड्स। बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हुए क्या करते हैं कि वह पूरे समय करंट अफेयर नहीं पढ़ते हैं, केवल जब एग्जाम आता है तो 6 महीने की करंट अफेयर को या साल भर की लाकर पढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन करंट अफेयर ऐसे कभी नहीं तैयार होता फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके गलत हो ही जाएंगे। अगर करंट अफेयर पे आपको अपनी पकड़ बनानी है तो डेली उस पर 40 से 50 मिनट आपको टाइम देना पड़ेगा और डेली के करंट अफेयर को कवर अप करना पड़ेगा, ताकि उसका रिपीटेशन और रिवीजन बार बार होता रहे और जब हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए एग्जामिनेशन हॉल में फिर हमें कन्फ्यूज़न ना हो। और नहीं तो आप सोचते हैं कि 1 महीने पहले का करंट अफेयर तैयार करेंगे तो वहाँ कन्फ्यूज़न आपको बना रहता है। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ये स्ट्रेटजी पूरी समझ में आई होगी। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से कम हमें इनबॉक्स में बताएं कि फिर सर हाँ ये तरीका बेस्ट है, या इस तरीके में कोई परिवर्तन आप लोगों की कोई राय है, कोई मत आपका है, सर इस तरीके से नहीं ऐसे किया जाए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा ताकि मैं उसमें कुछ और भी चेंजिंग कर सकूँ। और इस तरीके से करंट अफेयर के बीच आपके शुरुआत करके जो एक आपकी बहुत ही कमज़ोर कड़ी बनी हुई है, सिलेक्शन का एक रुकने का बहुत बड़ी बाधा बनी हुई है, उस बाधा को दूर करके आपको मंजिल तक मैं पहुंचा सकूं। मिलते हैं आपको फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे से। थैंक यू वेरी मच, ऑल ऑफ यू।